बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज हम एक कराची की ऐसी चीख आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। गुज़श्ता 5 दिनों से ये चीख इस वक्त पूरे कराची को अपनी लपेट में लिए हुए है। हम इससे पहले जो प्रोग्राम्स जितने भी हमने किए हैं और आने वाले दिनों में भी अनफॉर्चुनेटली हमें इसी किस्म के प्रोग्राम करने पड़ेंगे, क्योंकि कराची में जब तक के डकैतों को बिल्कुल आप समंदर बुर्द नहीं कर देते तब तक तो ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। और किसी दिन कुछ पता नहीं है कि जो कराची के हालात हो गए, किसी दिन हो सकता है कि मेरे लिए भी कोई, अब तो मैं इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो गई हूँ कि हो सकता है किसी दिन हमारे लिए भी कोई इस तरह का प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि कराची को शहर नहीं रहने दिया आपने। आज प्रोग्राम ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम वो प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए मुझे भी बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अगर कुछ ज़्यादा बात करूँगी तो शायद मेरे अल्फाज बड़े सख्त किस्म के हो जाएंगे, तो मैं हमारे जो नुमाइंदा ख़ास हैं हारून रशीद, वो हमें बताएं। हारून भाई, ऐसा वाक़या कि मेरे ख्याल में कि जो जिसमें इतनी सी भी इंसानियत है ना, वो जब ये सोचेगा ना कि बाप के सामने बेटे को और बेटे को बाप के सामने बेगुनाहों को अच्छी शोहरत के हामिल, एक अच्छा किरदार रखने वाले दोनों बाप बेटों को एक दूसरे के सामने यहाँ पे शहीद कर दिया गया, अंदर उनका खून अभी तक पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इस वाक़े की वजह से, मतलब किसको इसका जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कराची पुलिस को ये सोचना चाहिए, कराची में बढ़ती हुई स्टेट क्राइम की वारदातें, डकैतियों पर रोज़ाना दर्जनों शहरी ज़ख्मी हो रहे हैं, हलाक भी हो रहे हैं। अगर हम रवां साल की बात करें तो पिछले तमाम सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अगस्त का महीना रवां साल का सबसे ज़्यादा महीना से गुजरता हुआ आ रहा है, जिसमें सबसे रिकॉर्ड तोड़ स्टेट क्राइम की वारदातें हुई हैं। पुलिस क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एक वाक़या हो जाता है, बाप बेटा को जो है ना आके कत्ल कर दिया जाता है, ऐसे शख्स को जो इलाके में एक अच्छी शोहरत का हामिल था। जो ये वो बुक स्टॉल है जो कि कराची के तालिब इल्म 50% कराची की आबादी यहाँ से बुक वगैरह ख़रीदती थी, और कराची के अंदर 50% लांडी, कुरंगी, शाह फैसल, मलिर समेत कराची के देगर इलाकों की जो बुक स्टॉल है, शॉप्स है, वो यहाँ से जाती थी। खाली ये बाप बेटे का कत्ल नहीं हुआ, इसके यहाँ पे कम से कम 40 के करीब जो है मुलाजमीन थे। इसके अलावा देगर जो शॉप से यहाँ से किताबें वगैरह, बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह जाते थे, उनका भी माशी कत्ल हुआ। इसका अंदाज़न कम से कम 200 से ज़्यादा ख़ानदान का ये एक माशी कत्ल हुआ है, सिर्फ 1-2 अफराद के करने से। कराची पुलिस को इस पर काम करना चाहिए। अभी अगर हमने देखा कि कल से एडिशन आई जी कराची जो खादिम हुसैन रिंद साहब हैं, इन्होंने एक इजलास बुलाया। इसके बाद कराची पुलिस, जब हम कहते आए थे कि कराची के अंदर स्टेट क्राइम की ज़्यादातर वारदातें गैर मकामी लोग कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जो कराची के अंदर आके रहाइश पजीर है, जिनका कुछ नहीं है, गैर मुल्की लोग जो हैं। बल आखिर जो है कल से कराची पुलिस को होश आया है, और मैक्सिमम कल से कराची पुलिस जो है गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया हुआ है। वो 200 से ज़्यादा जो है ना अब तक इत्तलात के मुताबिक इनको गिरफ्तार कर चुके हैं। अगर पुलिस की कार्रवाई इस तरह रही तो कराची से स्टेट क्राइम की वारदातें ख़त्म हो सकती है, अगर नहीं तो कराची को जो है ना इसी तरह की वारदातें होते रहेंगी, हम इस तरह के वाकयात को रिपोर्ट करते रहेंगे। अब मैं उस जगह पे आ गई हूँ जिसको प्रिंस बुक डिपो, जिसका आप मुसलसल देख रहे हैं न्यूज़ में भी, सोशल मीडिया पर भी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बुक डिपो, प्रिंस बुक डिपो के नाम से जो जहाँ पे ये वारदात हुई, मोहम्मद हुसैन और असद अब्बास यानी उनके दोनों बाप बेटे को उनकी मक्तल का बना दिया गया इसी जगह को। आपको यकीन ना आए तो मैं आपको जो मनाजिर दिखा रही हूँ ज़रा गौर से देखिएगा और ज़रा सोचिएगा। अभी वो भाई जो है ना, जो इनका भाई है, वो अब आके ये खून साफ करेगा। ये बाप बेटे को हद होती है इस वक्त, इससे ज़्यादा मतलब जिसने गोली चलाई होगी उसको वो जानवर से भी बदतर, एक मेरी नज़र में दरिंदे से, जानवर से बदतर एक आदमी था। बाप बेटे को एक दूसरे के सामने शहीद किया। आप सोचिए, जो साहिब औलाद है, ज़रा रखिए अपने दिलों पे हाथ और बताइए कि अगर आप किसी के खुदा ना खास्ता बाप को किसी बेटे के सामने और बेटे को बाप के सामने उसको इस तरीके से बेदर्दी से शहीद किया जाएगा, उसी जगह पे जहाँ पे वो रोज़गार कमा के आ रहे हों, बैठते हों, वही उनकी जगह हो, घर के बाद वही उनका दूसरा घर हो, आपके ऊपर क्या गुजरेगी और ये इस भाई के ऊपर क्या गुजरेगी। ये मक्तल का इसको नहीं कहते हो फिर किसको कहते? उसके रिस्क की जगह को उन्होंने बदबख्तों ने मक्तल गाह बना के रख दिया। ये खून इस तरीके से पड़ा हुआ यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपना पाँव कैसे आगे बढ़ाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई खुदा ना खास्ता खून की बेहुरमती ना हो जाए। 2 बेगुनाह मासूम, एक इंतहा से ज़्यादा अच्छी शोहरत के हामिल बाप बेटे को, जो इस इलाके की शनाख्त थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। किस वजह से? वही एक सिलसिला जो चला आ रहा है,
डकैती पर, मुजाहिमत पर हम उन लोगों के हाथों मारे जा रहे हैं। कराची में आके, कराची से बाहर से लोग आकर हमें मार के जा रहे हैं, और इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, हम सिर्फ मातम कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने बाल नोच रहे हैं। कुछ दिन के बाद फिर हमें याद नहीं रहता, क्योंकि उसकी जगह फिर एक वाक़े के बाद दूसरे वाक़े उसकी जगह ले लेता है। हम कब तक मातम करें, ये बताइए? हम कब तक इस चीज़ का ये हम लोग प्रोग्राम करते रहें? हम चले, हमारे प्रोग्राम तो चलता ही इसी के लिए है। कुछ सोचा है आपने कि जिसके घर से ये जो जनाजे उठ रहे हैं उनके ऊपर गुजर क्या रही है, किसी ने इस बात का सोचा है? अब लाख कोशिश कर लीजिए, 1000 कोशिश कर लीजिए, फांसी पर टांग दीजिए उस बदबख्त, उस शख्स को, जिसको मैं शख्स नहीं कहूंगी, उसको मैं दरिंदा कहूंगी, जानवर कहूंगी, जिसने गोली चलाई। आप उसको फांसी में भी टांग देना तो मोहम्मद हुसैन ने और असद अब्बास ने वापस नहीं आना, और ना किसी ऐसे शख्स ने वापस आना है जिसकी जिंदगी इसी तरीके से, उसकी जिंदगी का चिराग गुल किया गया कराची के अंदर उन डकैतों के हाथों। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हम एक वारदात के बाद दूसरी वारदात पे सिर्फ हम लोग ताजियत का इंतजार कर रहे होते हैं। ये कम से कम वारदातें इस वक्त कंट्रोल में नहीं आ रही। इस वक्त कोई भी दावा कर रहा है ना कि हमने वारदातों को कंट्रोल किया, झूठ कह रहा है वो। जनाब, आज का प्रोग्राम करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आज मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए। हाँ, साइमा कमल के पास आज अल्फाज कम पड़ गए, क्योंकि इस वक्त एक ऐसे वाक़े को, मैं गो के ये पहला वाक़या नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है ये कराची के अंदर कोई आखिरी वाक़या भी नहीं है। हमें अपने निज़ामत का और हमें अपने तमाम तर ये जो इस शहर की हालत हो चुकी है, हमें इसका पता है, बदअमनी की हालत पता है। इस वक्त जो मैं पहली चीज़ आपको दिखा रही हूँ ना, वो ऐसी है कि मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके मैं भी एक इंसान हूँ। ये इस वक्त आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे लाल रंग का पूरा ये धब्बा जो है, ये कोई मिट्टी नहीं है, ये कोई रंग नहीं है, ये उस शहीद बाप बेटे का खून है। और उससे बड़ी ये क़यामत आपको बताऊं, इसको साफ करने के लिए कौन आया है? इसको साफ करने के लिए आया है उनका वो भाई जो अब बाकी रह गए हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे, आबिद साहब। मैं बाद में आपसे मालूम करूंगी कि ये कैसे आप जो है, ये क्या वाकया हुआ था, किस तरह हुआ था, क्या आपकी डिमांड है मजीद? सर, आप ये खून कैसे साफ करेंगे? आप भाई हैं, आपका भतीजा, आपका खून तो बहुत बड़ी ताकत होता है सर, इतना हौसला कहाँ से लेके आएंगे? बस ये हौसला तो अल्लाह ही हमें देगा, और इंशाल्लाह जो है वो जो कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। आबिद साहब, एक ऐसा यकीन मानिए कि जब इस वाक़े का हमें पता चला था तो पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ये एक ऐसी जगह है, ये प्रिंस बुक डिपो जो है, अगर इसको बुक डिपो का एम्पायर कहा जाए कराची के अंदर तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर तकरीबन 40 मुलाजमीन जो कि जिनका रोजगार वाबस्ता था इस जगह से, वो यतीम हो गए। आपने सिर्फ 2 बाप बेटों को शहीद नहीं किया, आपने उनकी सिर्फ खबर नहीं सुनी है, जरा मालूम कीजिए माशी तौर पे 40 घरानों का कत्ल हो चुका इस वाक़े के बाद से। और ऐसा कि इसको मैं, ये छोटी सी दुकान जब ये बनी थी तो छोटी सी दुकान थी, जो पुराने जानने वाले ना, कुरंगी में कभी कोई आने वाला हो या कोई जानने वाला हो कराची के इंसाइक्लोपीडिया को, छोटी सी दुकान से उस आदमी ने मेहनत कर करके पूरा एम्पायर खड़ा किया था। कराची का शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो या ऐसा स्टूडेंट हो जिसने यहाँ से कभी ना खरीदी हो, यहाँ से कोई कॉपी किताब कोई ऐसी खरीदी ना हो। हमने आज एक ऐसे मनाजिर अपने ज़िंदगी के अंदर देखे हैं कि जहाँ पे सिर्फ खून का रिश्ता ही नहीं रो रहा है, ये मुलाजमीन जो यहाँ से वाबस्ता थे वो ही नहीं रो रहे, एक एक बच्चा यहाँ पर मैंने देखा है कि एक एक बच्चा मुझे पकड़ पकड़ के, जैसे मैं आई हूँ मुझे पकड़ पकड़ के इस वाक़े का जब उनको पता चला है मैं प्रोग्राम करने के लिए आ रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया आबिद भाई हाई प्रोफाइल केस बन गया ये। और हाई प्रोफाइल सबसे पहले मैं तो बात करूंगा सिंध पुलिस के हवाले से कि पुलिस मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, सब लोग, थाना जमान टाउन, सारे इन्वेस्टिगेशन वाले और सब लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और सबसे देखें बात यह है कि लोग महफूज नहीं हैं, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा शहर है, ठीक है ना। हम अपने शहर में महफूज नहीं हैं, हम अपने घर में महफूज नहीं हैं, तो खुदारा इसको जो है वो देखें, ठीक है ना। बच्चे यतीम हो जाते हैं। कल भी कोई केस हुआ है मेरे ख्याल से, आई थिंक जो है वो मुझे बताया भी किसी ने कि मियाँ बीवी का कत्ल हो गया। आबिद भाई, कौन सा दिन ऐसा जा रहा है जब कोई ऐसा इस तरह का वाकया ना हमें सुनने को मिलता हो? आप ये देखें, इस दुकान से तकरीबन 40 यहाँ पर लोग काम करते थे, यानी कि 40 घर जुड़े हुए थे। और उसके बाद जो है वो इलाका मकीन, और बल्कि ये खुद भी आपको बताएंगे सब कि वो जो मेरा भाई था वो इनके लिए क्या था,
मतलब कोई फरिश्ता ही होगा ना, जो इंसान जो है वो किसी के लिए कोई मदद करता है तो वो फरिश्ता ही होगा, लेकिन वो शख्स बताता भी नहीं था। और सब लोग जो है वो क्या कहते हैं, सब उसके काम, मतलब वो सबके काम करता था। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सिर्फ यहाँ पे इस घर पे क़यामत नहीं गुजरी है, पता नहीं कितने घरों का चुपके चुपके वो बंदा जो था वो सहारा बना हुआ था। पता नहीं कितने घर थे, आपने वो तमाम घर के उनके चूल्हे बुझा दिए आपने। ये हमारा शहर है। और जब ये खबर मिली तो 10 तरह की बातें सामने आ रही थी। ये हाई प्रोफाइल बनने में इस केस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। इस वक्त पुलिस ताउन कर रही है, ये अच्छी बात है, पुलिस ताउन कर रही है, इसके लिए हम उनको क्रेडिट देंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो अच्छा। फिर उसके बाद आबिद भाई, आपको पता है कि जो हमारे पास फुटेजेस वगैरह आई हैं तो उसमें वाज़ेह चेहरा है उस बदबख्त का। तो वो जो ज़ाहिरी, मुझे पता है कि मुझे आपसे ये सवाल वैसे तो नहीं करना चाहिए, आपके दिल पे क्या गुजर रही है मुझे मालूम है, इसलिए मैं बड़े ही कोटेड वर्ड में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी। वाज़ेह है उस बदबख्त का चेहरा। लगता है आपको पकड़ा जाएगा? बिल्कुल पकड़ा जाएगा, और पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो कहीं भी होगा, वो शहर में होगा, शहर से बाहर होगा, तो पुलिस का जो वो है वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा और इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा और इंशाल्लाह उसको सज़ा होगी, क्योंकि उसने मासूम का खून बहाया है। मेरे भाई के 2 बेटे हैं, एक 14 साल का, एक 16 साल का, और उसने जो है वो उनको यतीम कर दिया। और मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं आपसे वो लफ्ज़ बिल्कुल नहीं जानना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऑलरेडी एक तकलीफ़ में, मैं मज़ीद आपके ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाह रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप जिस शहर के अंदर रह रहे हैं, और दूसरी बात ये कि मेरी आपसे गुजारिश एक ये भी है कि जो बहुत सारे बुक सेलर्स हैं, आप उनका भी जब इंटरव्यू करेंगी, यानी कि कोरंगी लांडी के जितने दुकानदार हैं, कोरंगी लांडी, बाबर मार्केट, शाह फैसल, मलीर, कोरंगी क्रॉसिंग, कय्यूमाबाद, आप किसी से भी जब पूछेंगी कि आप माल किससे लेते हो तो वो 50% यही कहेगा कि हम असद से लेते हैं, हम असद से लेते हैं, हम असद से लेते हैं। तो आप ये सोचें कि उनके लिए बड़ी आसानियाँ थीं, वो आते थे, माल लेके चले जाते थे। अब उनके लिए कितनी तकलीफ़ है, तो वो फिर कितने घर जुड़ गए। मेरे इल्म में एक और बात भी आई है। कल जब मैं इस प्रोग्राम के लिए मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे एक और बात बताई गई। वो ये बताई गई कि वो एक ऐसा शख्स था जिसको शहीद किया गया। उस बदबख्त ने एक ऐसे शख्स को शहीद किया कि जिस बच्चे के पास अगर पैसे नहीं होते थे या बहुत कम पैसे होते थे, लेकिन पढ़ाई का मसला होता था, वो बंदा बगैर किसी को बताए उसकी मदद कर दिया करता था और उसमें वो देती थी। बस वो मेरा भाई जो है वो बहुत कुछ ऐसे काम किया करता था। अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको इस तरह से जो है वो खुलेआम जो है वो बताऊं। ये चीज़ तो बस अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है और वो जानता है, लेकिन वो बहुत कुछ करता था। जनाब बाबा, ये आप सोचिए कि हम जिस शहर के अंदर रह रहे हैं ना, बदबख्ती हम लोगों की सबसे बड़ी ये है कि हम उन लोगों के चुंगल में फंस गए हैं। अब बात यह है कि अगर आप हथियार उठाएं तो भी आपके लिए मसला, इसके बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे कि हमारी अपनी फील्ड में मतीन भाई का जब मर्डर हुआ था, हम एक जय्यद सहाफ़ी, तो उस वक्त उन्होंने यही किया था कि वो डकैती के दौरान उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनका निशाना चूका, यानी वो हिट नहीं कर सके, तो फिर उनके ऊपर उन्होंने गोली चला दी। तो हम लोग फिर जाएं कहाँ पे? दुकानों को ताले डाल लें, घरों को खुद हम लोग है अपने हाथों से आग लगाएं, क्या करें? किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता किसी का नंबर आ सकता है। क्या हम एक ऐसे शहर के अंदर रह रहे हैं इस एहसास के साथ, इस गैर तहफ़्फ़ुज़, आपके जो एक यकीनी सूरत हाल है, गैर आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, गैर यकीनी सूरत हाल, ये आपके काम पे भी और आपके शहर की ग्रोथ पे भी असर डाल रही है। हम तो जान हथेली पे हमारी आ गई है, स्टेक पे आ गई है, लेकिन हम ये आपको बता दें कि ये कराची के पूरे ओवरऑल कराची के अगर हवाले से बात की जाए, ग्रोथ के लिए भी पर कराची का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके कराची वाकई में लग गया है दीवार के किनारे इन लोगों की वजह से। तो ज़रा इन दोनों बाप बेटों के हवाले से, यानी कि असद अब्बास और मोहम्मद हुसैन के हवाले से हम लोग ज़रा बात करते हैं अहले इलाका से, ज़रा मालूम करते हैं कि किस किस्म का इनकी शोहरत किस किस्म की थी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, ये जो इस वक्त पीछे आप जो जगह देख रहे हैं ना, ये
क़यामत गुजरी है यहाँ पे अभी कुछ दिन हकीकत में क़यामत से कम भी नहीं है। ये ऐसे थे कि इनके आप पूरे इलाके में कहीं से भी ले लें, पूरा इलाका आपको इनकी गवाही देगा कि इनके वजह से कितनी यहाँ पे रौनक थी, कितना यानी कि सानिया था, कितनों के रोज़ी रोज़गार था। यहाँ हमसे तो बात भी नहीं करी जाए, हम यहाँ आके बैठते थे, हमारे से बैठा नहीं जा रहा जब से ये वाक़या हुआ। सर ये बताइएगा कि आपने कहा है कि ये कम से कम क़यामत सुगरा से कम की घड़ी भी नहीं थी, ये ऐसे कि अब आप ये सोचिए सर कि अगर आपसे बात नहीं हो रही है, आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं, तो सर सोचिए कि इस बच्चे के, इनकी फैमिली का क्या हाल होगा। एक घर से 2 जनाजे बाप बेटे का निकलना, बस क्या बताएं हम आपको। क्या चाह रहे हैं अब? अगर किस यही चाह रहे हैं को इंसाफ मिले, इनको जालिमों को कैफे करदार तक तो पहुँचाए। ये देखें हर आदमी जो है ना सहमा हुआ है, पूरा इलाका सहमा हुआ है, किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही किसी की। ये है कि इंशाल्लाह खून रंग लाता है, कभी ये आएगा नहीं जाएगा। बहुत जल्द इसका रिजल्ट आप देखेंगे, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। सर इतनी दुआएं वो बंदा लेकर गया है, मेरी तवक्को से ज़्यादा मैं जिसके पास जा रही हूँ उसके आंसू नहीं रख रहे। घर वालों की तो पता नहीं क्या, कम से कम 200 घराना इसका बेटा असद चलाता था, जो छुप के किसी, अभी हम देख रहे हैं जो आ रहे हैं वो रोते हुए आ रहे हैं कि हम यतीम हो गए, हम यतीम हो गए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें आप किस किस्म के बंदे थे। 200 लोगों का रोजगार चल रहा था इस जगह से, 40 तो मुलाजमीन थे और बाकी जिनकी वो मदद किया करते थे वो अलग। अब इस दुकान का एक मुलाजिम वो यहाँ पर मौजूद है। इस लड़के की हालत आप यकीन करें कि ये बड़ी मुश्किल से अब इसको समझा बुझाकर थोड़ा सा चुप करवा कर इसको यहाँ पे लाया गया है। ये यहाँ पे अरसे दराज से, अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये इस लड़के की हालत में जब आई हो ना, ये हिचकियों के साथ जिस तरह रो रहा था इतने दिन बाद भी, यहाँ से अंदाज़ा होता है कि उस बंदे ने इनको कैसे रखा हुआ था। तुम अब तबीयत सही है, अब बात कर सकते हो? जी जी। मैं सिर्फ अगर ये मालूम करूं कि कैसे थे दोनों जिनका ये कत्ल, बल्कि इनको शहीद किया गया, एक तरीके से रोज़गार पे थे ये, इनको शहीद किया गया है। बहुत अच्छे थे, कोई अल्फाज हैं ही नहीं कि किन अल्फाज में उन्हें अच्छा कहा जाए, वो क्या है ही नहीं कोई। दोनों हमारे साथ बहुत अच्छे थे, हमारे साथ क्या सबके साथ ही बहुत अच्छे थे। यतीमी वाला ऐसा मुझे बताया जा रहा है कि हम, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम यतीम हुए हैं, तो क्या वाकई में ऐसी बात है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारे घर में कुछ भी हो जाए, कोई तकरीब हो, कुछ भी हो, असद भाई से बात करनी, हमारा काम फौरन हो जाता था। कुछ भी हो, हमसे सवाल नहीं होता था कि कभी कुछ चाहिए तो कब दोगे, कैसे वापस करोगे, इतने ले रहे हो और किस तरह करोगे, कोई सवाल नहीं। चुप करके हमें हमारी मदद कर देते थे, हमें दे देते थे, हमें जो चाहिए होता था। कभी उन्होंने कोई सवाल नहीं करा, हमारी छुट्टियों के ऊपर, हमारे लेट आने पे कभी किसी उस पर कोई सवाल नहीं था। मुझे ये बताओ कि मैं जब आई थी ना, तुम धड़े मार मार के रो रहे थे सिर्फ उनका नाम सुन के। दुकान खुली है, तुमने उनका खून देखा इतने दिन बाद, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सका। तो मुझे एक बात बताओ कि जब ये वाकया हुआ और तुम्हें ये इत्तला पहुंची, तुम्हें इत्तला पहुंची थी या तुम्हारे सामने ये वाकया हुआ था? मुझे इत्तला पहुंची थी, मैं ऊपर था उस वक्त 2nd फ्लोर पर। लड़के ने नीचे से आके बताया था कि डकैत आ गए नीचे, और जब तक मैं नीचे आया हूँ तो दोनों को शूट करके चले गए थे। वो मंजर कभी भूल सकोगे तुम जब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे साथ भी एक बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है कि तुम्हारा जो जहाँ पे तुम काम करते थे उनको शहीद कर दिया गया। अब तुम खुद भी जानते हो कि बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए कि यहाँ पे तुम खड़े हो, ये बहुत बड़ी बात है। अंदर काम कैसे करोगे? अब मुझे ये बताओ क्या चाहते हो तुम? यही चाहते हैं कि उनके कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि उन्होंने यही 2 को तबाह नहीं किया, पता नहीं कितने घराने उन्होंने तब बर्बाद कर दिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये बताइएगा कि मैं ये बिल्कुल मालूम नहीं करूँगी आपसे कि कैसे लोग थे, क्योंकि यहाँ एक दीवार, एक बच्चा आके मुझे गवाही दे रहा है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इतना बड़ा यहाँ पे जुल्म हुआ है भरे हुए बाजार में, क्या कहेंगे इस हवाले से सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। परवरदिगार इम्तिहान लेता है नेक अमल करने वालों का, ईमानदार आदमी का, सब्र करने वालों का। मुझे कल एक चीज़ का पता चला कि एक हमारे मौलाना आए थे, उनसे 4 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो मैं चले गया था। कल वो मौलाना साहब आए तो मुझे कहने लगे कि उनका यतीम खाना खोलने का भी इरादा था इनका, असद भाई का।
लेकिन हमारे पास अल्फाज नहीं बोलने के। और आज वो खुद उनके बच्चे यतीम हो गए सर, वो यतीम खाना खोलने जा रहे थे, आज खुद जालिमों ने उनको उनके बच्चों को यतीम किया। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, उनका यतीम खाना खोलने का इरादा था उनका, तो बस अल्लाह की जैसे मर्जी, हमारे पास अल्फाज नहीं है। कोई भी तकरीब हो, रमज़ान महीने का राशन पानी हो या पर्चियाँ आती, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लेते थे वो, और अपना हो पराया हो गैर हो कैसे भी करके वो देते थे वो। सर कराची का कितना बड़ा नुकसान हो गया? बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत। ऐसे लोग कम सदियों पैदा होते हैं, कम सदियों। ये एक हॉस्पिटल खुलवाया इन्होंने कोने पे, उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों ने बोला हम 300 रुपये, असद ने बोला आप मेरे को किराया नहीं दें, आप इस पैसे कम करें, उसकी फीस इन्होंने 150 रुपये करवा दी, बोला किराया भले हमें नहीं दें आप। 150 रुपये कोई भी डॉक्टर 150 रुपये नहीं ले रहा, 500,000 से कम चल नहीं रहा, समझिए। उन्होंने जो जगह दी, बहुत काम किए, मैं आपको गिनाने से तो मैं ऐसी ऐसी औरतें आई हैं जो हमें पता चला कि किसी की फीस भर देते थे। 2 बंदे और आए थे उस दिन, बुढ़े से आदमी थे कि हमें पता ही नहीं था, हमारी फीसें भर देते थे, हमारे राशन दिलवा देता था। मैं आपको बता नहीं, अल्फाज नहीं है मेरे पास। ये सिर्फ बच्चे यतीम नहीं किए, ये सिर्फ घर की औरतों को बेसहारा नहीं किया है इन दोनों को शहीद करने के बाद। अंदाजा ही नहीं है कराची वालों, कराची बर्बाद हो गया। कराची के ये दो लोग नहीं गए, ये कराची का सानिया हो गया, आपको खुद भी अभी अंदाजा नहीं है। जिन लोगों को मैं और बोलूंगा, इनके कातिलों को जरा सा भी रन ना कीजिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, इसको सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि हमें थोड़ी सी ठंडक पड़े। सर लेकिन देखिए मैं ये कहूंगी कि अगर इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं, आप हौसला रखिए सर। आपकी हालत इतनी खराब है, पहले इस लड़के की हालत इतनी खराब थी, मैं इसको तसल्लियां दे रही थी, और अब आपकी हालत इतनी है सर, बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, यकीन करो, बस नहीं हो रहा। ये इतने अच्छे लोग थे, ये इतने अच्छे लोग थे। आजकल कोई भाई भाई को 1 रुपया नहीं देता है। अब इन्होंने बहुत कुछ किया है, सबके लिए किया है, अपना हो पराया हो सबके लिए किया उन्होंने। तो मतलब ये कुली तौर पे नुकसान पूरे कराची का हुआ है, ये सिर्फ एक घराने का नुकसान नहीं हुआ है, पूरे कराची का नुकसान हुआ है। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये फी ज़माना ऐसे लोग दस्तयाब ही कहाँ होते हैं, ऐसे लोग बनते ही कहाँ हैं। हम तो नफ्सा नफ्सी के दौर में ऐसे लोगों को भूल ही गए कि ऐसे लोगों की वजह से दुनिया कायम है, शहर आबाद होते हैं इन्हीं लोगों, इन जैसे लोगों की वजह से। वरना हर कोई नफ्सा नफ्सी के दौर में 10 रुपए के पीछे तो हमने यहाँ पे कत्ल होते हुए देखे हैं, 1 बोतल के पीछे तो नौजवानों को हमने एक दूसरे की जान लेते हुए देखा है। ऐसे में ऐसे लोग जो थे, ये आपके इस शहर के अंदर एक कील का काम कर रहे थे, एक पिलर का काम कर रहे थे। जालिमों ने वो जुल्म किया है कि अभी तक। मैं एक बात और बोलूँगा, ये इनके घर वालों को कभी पता नहीं कि वो यतीम खाना खोल रहे थे, इनके घर वालों को भी नहीं पता है। तो मुझे कल मौलाना साहब ने मुझे बताया, मैं उनसे मुलाकात करी थी, उनका इंतजार कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था आपको उनसे काम है या उनको उनसे आपसे काम है, तो उन्होंने बोला मुझे भी काम है उनसे भी काम है। कल मौलाना स्वयं की मजलिस में आए थे, तो मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि इसका यतीम खाना खोलने का, छोटा सा यतीम खाना खोलने का इरादा था, फिर बाद में हम बढ़ा देंगे इसको, समझी। ये मौलाना साहब के हमारे इसके अल्फाज थे। ये मैं बता रहा हूँ, कोई अल्फाज नहीं है। ऐसे आदमी बहुत कम पैदा होते हैं, कारोबारी आदमी थे, इज्जत वाले आदमी थे, किसी का नुकसान बर्दाश्त करने वाले थे। हमारा इतना नुकसान हो, हमें साथ दिया, तसल्ली दी है, सबके साथ थे। ये कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई कुछ नहीं, बहुत कम पैदा होते हैं ऐसे लोग। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मुझसे मुलाकात हुई थी थोड़े दिन पहले, तो आखिर में सजदे के अंदर बहुत गिड़गिड़ा है। उसने मुझे खुद कहा है कि मेरे 30-35 साल ज़ाया हुए, जो मुझे करना चाहिए तो मैं कर नहीं पाया हूँ। मैं वो नमाज के अंदर, सजदे के अंदर रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, माफ़िया मांगी है उसने, हालांकि वो पाक साफ थे, कोई से ऐसा किसी का हक नहीं खाया हुआ है। और मैं तो कहता हूँ अभी ये कारोबारी आदमी जिसके पर उनको पैसे निकलते हैं, उनका फर्ज बनता है यतीम बच्चों को देवे। सब चीज। बहुत शुक्रिया। आप, मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगी, अल्फाज हैं कोई? तो कोई अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि वो वापसी में जहन में नहीं लाना चाह रहा अपने, क्योंकि हमारे ऊपर एक क़यामत गुजरी है वो। अगर तुम तसल्ली नहीं रखोगे, हौसला नहीं रखोगे, तो मेरे भाई मुझे ये बताओ ना कि इंसाफ कैसे मिलेगा? इतना, अब मुझे पता है तुम पे बहुत बड़ा, तुम उस वक्त भी आई थी, तुम बहुत डिस्टर्ब थे, जिस तरह तुम मुझे बता रहे थे ना कि हमसे पूछो, हम अच्छा, वो मंजर मैं तुम्हें याद नहीं दिला रही, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि अगर वो ये वक्त ना आया होता, वो वक्त ना होता, तो शायद आज वो तुम्हारे साथ होते। उस घड़ी को कोस रहे हो कि जिस वक्त उस बदबख्त ने आके ये कार्रवाई की। वो ही तो ना कि बस कि कोई बोल दे कि ये डकैत है, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। मामला तो ये हो रहे हैं बिल्कुल।
क्योंकि बस ये हमारे लिए बहुत कुछ था। हम नहीं कर सकते हैं। बहुत मैंने आज तक कभी नहीं मैंने देखा कि किसी मुलाजमीन का अपने मालिकान के साथ ऐसा रिश्ता हो कि वो तुम्हें यतीम, तुम कह रहे थे मैं यतीम हो गया एक तरीके से। यतीम हो गए एक तरीके से, हम यतीम पे यतीम हुए हैं, यतीम पे यतीम हुए हैं। यतीम हो गए। वो बहुत कुछ था हमारे लिए, बस बयान नहीं कर सकते क्योंकि वो जो लम्हा अगर उसका कातिल तुम्हारे सामने आ जाए, बस फिर उसकी हालत फिर छोड़ेंगे नहीं। अगर कातिल कभी तुम्हारे सामने आए तो छोड़ दोगे या माफ कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह उसने रहम नहीं किया, एक बेटे के सामने पहले बाप को गोली मारी, फिर उसके लिए कम वो था जो उनके वालिद थे, उनके लिए सब कुछ थे। वो अपने वालिद वालदा से इतनी मोहब्बत करते कि सब खत्म वालिद और वालदा के नाम पे। यार उसके वालिद को तुमने उसके सामने गोली मार दी, उसके लिए सदमा कम है, उसको भी तुमने गोली मार दी। वो वैसे ही आधा मर गया था जब तुमने उसके सामने उसके बाप को गोली मारी। उसको मारने की क्या जरूरत थी? 75 साल बूढ़े आदमी को कौन गोली मारता है यार? कोई भी नहीं मारता है। पैर पे मार देते हैं, पैसे लूट के चले जाते हैं। उनको जान से मार दिया, दोनों बाप बेटों को मार दिया यार। अफसोस इसी बात का तो है। अब तो हम ये डिमांड कर रहे हैं, प्रोग्राम के आखिर में ये जो आज मैंने मंजर देखा है ना, यहाँ पर मैंने बड़ा कम देखा है ऐसा। मैंने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं, आपके सामने है, बड़ा हौसले के साथ हम जाते हैं। यहाँ तो आज मेरा हौसला टूट गया। और अब तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनके लिए ना, अब अगर कोई इन डकैतों को मार देता है ना, उसको तो आप तमगा जुर्रत दें। अली मलिक ने डकैत को मारा, मैंने प्रोग्राम किया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा, अरे भाई उस डकैत की भी इतनी महंगाई है, डकैत की भी तो कोई मजबूरी होगी। डकैत की मजबूरी कभी गोली मारना नहीं होती। कोई भी मजबूरी आपको किसी की जान लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। वो मजबूर नहीं है, वो दरिंदा है, वो उसके फिर दरिंदों वाला सलूक करें उसके साथ। अगर ये बंदा नहीं पकड़ा जाता है, ऐसे डकैत नहीं पकड़ा जाता है ना, एक बात याद रखिएगा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि किस तरीके से आप खाना जंगी और एक जंगल के कानून की तरफ लेके जा रहे हैं इस कराची को, मिनी पाकिस्तान को। कौन लाएगा यहाँ पे सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। इस शहर के ऊपर लगाएगा कोई 1% भी अपना? कैसे लगाएगा, किस वजह से लगाएगा? इस जगह पे जहाँ पे हर गली के अंदर एक घर रो रहा है, तड़प रहा है, उसके किसी घर के बासी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी की जिंदगी की गारंटी नहीं है, किसी की भी जिंदगी की गारंटी नहीं है। डकैतों के हाथों यरगमाल हो गया आपका पूरा शहर, और हम जो है वो सिर्फ और प्रोग्राम करते रहे। हम सजा होते हुए कब देखेंगे? हम कब देखेंगे? फिर तो यही है कि फिर पुलिस से आपकी उम्मीदें जो है वो खत्म होंगी और फिर आप उठाएंगे हथियार, जो आए उड़ा के रख दो, या मार दो या मर जाओ। अगर ये वाली रविश इख्तियार की गई ना, तो कुछ दिनों में आपको पता चलेगा आपका शहर जो है वो किस तरीके से एक जंगल की सूरत इख्तियार करता है। मैं तो कह रही हूँ, अगर जंगल की सूरत इख्तियार कर लेता है ना, गनीमत जानिए। जंगल के भी कुछ असूल होते हैं, ये तो बेअसूली के ऊपर चलने वाला शहर है। ये तो जंगल से भी गया गुजरा निकला। इसके बाद अगर जंगल बन जाता है ना, तो गनीमत जानिएगा। मक्तल का बना दिया आपने। फिर से आप प्रोग्राम के आखिरी में हम सिर्फ ये कहेंगे, ये डकैत जो हैं ये हमारे लिए एक उस शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं जिसको जल्लाद कहा जाता है। जल्लादों के हवाले कर दिया आपने हमें। बहुत मुबारक हो आपको। अब आप कराची संभालिए, कराची के लोगों को संभालिए, या फिर अपनी मईशत को संभालिए। लेकिन हमें बस इतना पता है कि अगर अब डकैत अगर इस तरह डकैती करते रहेंगे ना, तो फिर इसके बाद जो नरमी वाला एक फेज था वो तो हो गया ख़त्म। थोड़ा लिहाज वाला फेज अब हो गया ख़त्म। अब तो फिर सख्त अल्फाज के साथ हम भी आपको आपकी कारकर्दगी को छानेंगे। और फिर उसके बाद ये बात भूल जाइएगा कि इस शहर को दोबारा से उसकी डगर पे इतनी आसानी से लाया जा सकता है। ये फिर डगर पे इतनी आसानी से नहीं आएगा। चीखोटा कराची में आज बस यही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।